बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, इनके हवाले से मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं पहले भी, और इस वक्त कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें आप लोगों को मालूम हो। जाहिर सी बात है, जो लोग डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को फॉलो कर रहे हैं वो उनके बारे में बहुत सी मालूमात जानते भी हैं और जानना भी चाहते हैं। ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई हैं जो मेरे लिए हैरत का बायस भी बनी, और कुछ चीज़ें और मज़ीद समझ आई मुझे। कुछ चीज़ें हैं जिनको अगली कुछ वीडियोस के साथ मैं जोड़ूंगी, लेकिन इस वक्त आपको कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगी जो बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, ख़ास तौर पे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बच्चों के हवाले से। उनके बच्चे जो है वो इस वक्त किस हाल में हैं, और बच्चे जो है उनके हवाले से कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि उनको जो बोलने से मना किया गया आज दिन तक, उसके पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों के मुताबिक, किन लोगों के कहने पर आज तक डॉक्टर फौजिया ने अपने इन बच्चों को सामने नहीं लाया, आफिया सिद्दीकी के इन बच्चों को सामने नहीं लाया। और इनको अगर कभी कहा जाए कि वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, वो ऐनी शाहिद थे, वो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं उन लम्हों के बारे में, उन दिनों के बारे में, लेकिन वो बड़ी सख्ती से मना कर देती हैं। इसकी वजह क्या है और किन लोगों की तरफ उन्होंने इशारा किया जिन्होंने उनको मना किया है, या कहिए कि ज़ुबाबंदी है, इस बारे में आज आपको बताना है। उसके अलावा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के शौहर के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिन पर मुझे बड़ी तकलीफ़ भी हुई। इस बारे में मैं बहुत कुछ पहले भी जानती थी, क्योंकि उनके शौहर जिस तरह के इंटरव्यूज़ देते रहे और जिस तरह के बयानात उनके सामने आए थे, उनसे यही लगता था कि उन्होंने बेसिकली डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के कैरेक्टर को इस तरह से सामने रखा और सामने लाया जिससे उनके ऊपर और ज़्यादा उंगलियां भी उठी। और इस बात की जो एक कहना चाहिए सेकंड किया है डॉक्टर फौजिया ने भी, वो सब भी आपको बताना है। और ऐसे कौन सी कुछ ख़ास बातें उनकी दोबारा से एक दफ़ा मंजर आम पर आ रही हैं जो उन्होंने ख़ास तौर पर हाईलाइट की थी, जिनकी वजह से डॉक्टर आफिया जो है बहुत बुरी तरह से अगर हम कहें कि फंसी तो ये कुछ गलत ना होगा। तीसरी बात, डॉक्टर आफिया की जो आखिरी पाकिस्तान में वो देखी गई थी, उन दिनों उनके अंकल से एक मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी आपसे शेयर करनी है। और ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, और बहुत कुछ आज इस वीडियो में आपके जानने के लिए, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको मालूम ही है कि 2003 से लेकर 2008 का जो पीरियड है, डॉक्टर आफिया जिसमें गायब रहीं, कराची से कहा गया कि उनको उठाया गया और उसके बाद उन्हें बगराम में अफ़गानिस्तान में पहुंचाया गया, और वहाँ पर उनके जो हालात और वाक़यात हैं, वहाँ से जेल से छुट कर आने वाले जो लोग हैं उन्होंने जो वाक़यात बताए, यहाँ तक कि एक बरतानवी सहाफ़ी जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, उन्होंने डॉक्टर आफिया के हवाले से जो बताया, जो कुछ उन्होंने वहाँ पर देखा, जो कुछ उनकी मुलाकात हुई, जो वहाँ पर कैदियों से मुलाकात हुई, तो वो तमाम बातें बताती हैं कि वो उस वक्त वहाँ पे बगराम में मौजूद थी। लेकिन फिर कुछ चीज़ें इस तरह भी कही जाती हैं कि नहीं, इस दौरान में उन्हें कई बार छोड़ा भी गया, और छोड़ा भी इस बुनियाद पर गया कि वो तालिबान तक रसाई दे और उन्हें तालिबान के हवाले से उन्हें इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन वो उनके हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहती थी। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज जो है, ये एक लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन इस वक्त मैंने इसकी डिटेल में नहीं जाना, बल्कि मैंने आपको बियॉन्ड दिस कुछ बताना है, इससे आगे की कुछ बातें बतानी है। अलबत्ता 2002 में कुछ वाक़यात हुए थे, उनका जिक्र मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि फिर ये ताल्लुक़ जो है आगे जाके उनके शौहर के साथ जुड़ता है, उनके एक्स हस्बैंड के साथ जुड़ता है। क्योंकि 2001 में जब 11 सितंबर का जब वाक़या होता है, तो 2001 में उसके बाद डॉक्टर आफिया जो है वो रेडार पे आती हैं और उनके ख़िलाफ़ मुहिम जो है वो तेज़ होती है। और 2002 में FBI जो है उनके घर पर छापा मारा जाता है, उनके हस्बैंड से उनसे बातें की जाती हैं, सवालात किए जाते हैं। कुछ इंटरनेट बंडल जो तकरीबन कोई 10-1,000 डॉलर का था, वो जो लिया गया था, उसके ऊपर सवाल किए जाते हैं। कुछ किताबें जो होती हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो ख़रीदी, लिटरेचर, उसके ऊपर उनसे सवालात किए जाते हैं। लेकिन उनके जवाबात तो वो दे देते हैं, लेकिन 2002 में ही उनका अपने हस्बैंड से जो है डिवोर्स भी हो जाता है। और 2002 में अपने हस्बैंड से डिवोर्स के बाद मुबैना तौर पर कहा जाता है कि 6 माह बाद उन्होंने एक दूसरी शादी की थी, जिसको उनकी फैमिली टोटली डिनाई करती है। खालिद अल शेख के ये बताया जाता है कि भतीजे हैं अम्मार अल बलोच। खालिद अल शेख आपको बताइए होगा कि जिनका ताल्लुक़ जो है 9/11 के मास्टरमाइंड उन्हें कहा जाता है। और फिर ये भी कहा जाता है कि उनको बहुत सख्त अजियतें दी गई थी, और वाटर टॉर्चर जो होता है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा किया गया था। तो शायद उन्होंने मुबैना तौर पे इनका नाम ले दिया होगा। ये बहुत सी वो मिथ्स है जो कि सर्कुलेट करती है, मैं इसके बारे में भी बात नहीं करूँगी, लेकिन ये इनकी फैमिली टोटली इस बात को डिनाई करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, और 6 माह बाद कोई इस तरह की शादी नहीं की गई थी। अलबत्ता 2002 में डॉक्टर आफिया जो है ये जाती हैं अपने बच्चों को, यानी कि अपने 3
बच्चों को, तीसरा बच्चा जो उनका बिल्कुल छोटा होता है, 6 माह का बच्चा है, उसको छोड़ के अपने पेरेंट्स के पास कराची में ये जाती हैं जॉब के लिए यूएस। लेकिन वहाँ पे जाके फिर आपको पता होगा कि वो पूरी एक स्टोरी थी जिसमें कहा गया कि एक पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट बॉक्स लिया गया था जो कि एक माजिद खान नामी शख्स था, उसके नाम पे लिया गया था, जिसका ताल्लुक अलकायदा से था, और फिर इस बेसिस पे दोबारा से उनके खिलाफ एक पूरा खाता खुलता है और ये सब कुछ होता है। अब ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको मुख्तसरन इसलिए बताई कि अब मैं इसको आगे जोड़ूंगी कि उनके शौहर ने कुछ बड़ी मशकूक बातें की और फिर उनके बेटे की तरफ भी आती हूँ। उनके शौहर का किरदार जो है मुबैना तौर पे कहा जाता है कि मशकूक इसलिए भी है कि उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बहुत बुरी तरह से फंसाया। डॉक्टर आफिया की ज़िंदगी का वो पहलू जिससे शायद कोई वाकिफ़ नहीं है, जिसमें उनके ऊपर बहुत शदीद तशद्दुद भी किया गया उनके शौहर की तरफ से। डॉक्टर फौजिया का एक हालिया इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके अपने बेटे ने, अहमद ने, ये तमाम मनाजिर अपनी आँखों से देखे। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं गई तो आफिया बहुत शदीद ज़ख्मी थी और उसका चेहरा बुरी तरह से ज़ख्मी था, और जब मैंने अहमद ने मुझे फिर बताया कि उनके वालिद ने इनको मारा था, और फिर जब मैंने पूछा तो आफिया ने बताया कि ये तो हमारी शादी के शुरू से मामला चल रहा है। और उसके बाद फिर वो कहती है मैंने कन्फ्रंट भी किया अमजद खान जो कि उनके एक्स हस्बैंड हैं उनको, तो उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया और वो उन्होंने माना इस बात को कि वो कितनी बुरी तरह से आफिया को पीटते रहे हैं। और इस बात का इकरार एक जगह अमजद खान ने अपने इंटरव्यू में भी किया जो कि उन्होंने एक बरतानवी रिपोर्टर को दिया था। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ वो तमाम इल्ज़ामात जिनसे कि इनके शौहर ने अपनी एक्स वाइफ को फंसाने की कोशिश की, उनकी तरफ आते हो, फिर उनका जवाब फौजिया ने भी दिया। अच्छा, इनके शौहर जो है अमजद खान, वो कहते हैं कि मेरी शादी जो है आफिया से हुई और कराची में इनका निकाह होता है। कराची में बेसिकली फ़ोन के ऊपर निकाह होता है। फौजिया आफिया जो है उस वक्त यूएस में होती हैं, इन दोनों का निकाह होता है, ये डॉक्टर होते हैं। उसके बाद ये वहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन बेसिकली आफिया जो है उनकी पर्सनालिटी बहुत ही डोमिनेट कर रही थी। जितना उनका एक नाम बन गया था, जितनी उनकी तालीम थी, जितनी वो ब्राइट थी, ऐसे में ये गुमान किया जाता है कि शायद वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का भी शिकार रहे उनके हस्बैंड जो है। अच्छा, एनीवे दोनों का एक रुझान मज़हब की तरफ था, जो कि इन्हें लगता था कि इनकी शादी बड़ी अच्छी गुजरेगी बकौल इनके अमजद खान के मुताबिक। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं इनके हस्बैंड जो है वो अब बताते हैं कि किस तरह उनकी मुलाकात होती है, किस तरह से वो ये शादी जो है वो कितनी चलती है और किस तरह की ये शादी चलती है। कहते हैं कि जो 5 साल उन्होंने उनके साथ गुजारे हैं, यानी कि आफिया के साथ, उसके बारे में वो बताते हैं कि जब उनकी शादी हुई तो पेरेंट्स ने ये सारी शादी अरेंज की। उनके अंदर बहुत सी बातें कॉमन थी, एजुकेशन थी, तालीम थी, इस्लाम के लिए एक लव था उन दोनों के अंदर। तो वो कहते हैं कि हमारी शादी जो है वो फ़ोन के ऊपर हुई और उसके बाद फिर मैं अमेरिका चला गया। लेकिन वो कहते हैं कि उनकी वाइफ जो है बहुत ही ब्राइट थी, उनसे बहुत आगे थी। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अपनी बीवी के बारे में कही और इंटरव्यूज़ में वो मुख्तलिफ़ जगहों पर कहते भी रहे, जिससे आप समझ लीजिए कि आफिया सिद्दीकी को बहुत हद तक फंसाया भी। और वो उनका बयान था कि मेरी वाइफ जो है उसका रुझान जो है जिहाद की तरफ बहुत था। वो कहते हैं कि हमारी जो 6 माह की शादी थी उसी के अंदर आफिया ने ये डिमांड करना शुरू कर दिया था कि हमें बोस्निया जाना है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, आफिया जो है वो बोस्निया में जो प्रेग्नेंट लेडी थी उनके ऊपर जो जुल्म हुआ था उसकी जो वीडियो सर्कुलेट की थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा उन्होंने आवाज़ उठाई थी उनके लिए। तो ये कहते हैं कि इन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि हम बोस्निया चलते हैं। फिर कहते हैं कि मैंने इसे रिफ्यूज़ कर दिया और मैं उनकी इस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट हो गई थी और मैं उनकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा तंग आना शुरू हो गया था, एनॉय होना शुरू हो गया था कि 6 माह के अंदर ही शादी के उन्होंने मुझसे ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि मेरे साथ बोस्निया मूव करो। उसके बाद वो कहते हैं कि एक दफ़ा इतनी ज़्यादा हमारी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई कि मैंने एक शीशे की बोतल थी, मिल्क की बोतल, वो मैंने अपनी वाइफ की तरफ फेंकी जिसकी वजह से उसका होंठ जो है वो फट गया था। इस बात का इकरार वो खुद करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि 9/11 के बाद मेरी बीवी ने मेरे ऊपर ये ज़ोर डालना शुरू कर दिया था कि हम जो है यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को क्रिश्चियनिटी की तरफ राग़िब किया जा रहा है यूएस के अंदर। और उसके बाद उसने कहा कि मुझे ये कहा उसने, मेरी बीवी ने, कि जिहाद के लिए चलते हैं अफ़गानिस्तान। और वो कहती है कि मैं वहाँ पे एक हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए काम वगैरह का भी अरेंज कर दूँगी। और कहते कि एक दफ़ा इतनी ज़्यादा वो हिस्टेरिकल हो गई कि उसने मुझे ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया, मेरे मतलब सीने पे ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारने शुरू कर दिया और मुझे कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो इस तरह की बातें उन्होंने की। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए परेशान रहना शुरू हो गया था, ख़ासतौर पे मेरा बेटा जो है सबसे छोटा सलमान, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके बाद वो कहते हैं कि जो ये कहा जा रहा है कि 2003 से 2008 के दरमियान वो बगराम में थी, वो बगराम में नहीं थी, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों में देखी गई, मैंने ख़ुद भी उनको देखा। फिर वो कहते हैं कि मैंने इवन आयशा के साथ मैं राब्ते में था, उन्होंने भी मुझे बताया कि वो यहीं पर है। यानी कि एक अजीब सी वेक जो है पोजीशन उनकी क्रिएट करने की इनके इंटरव्यूज़ में मुसलसल दिखाई देती रही। उसके बाद वो कहते हैं
کہ میں نے تو ان کو اپنی آنکھوں سے 2003 میں دیکھا تھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے بہت پریشان تھا کیونکہ میرے بچے اس کے ساتھ تھے, اس لیے میں چاہتا تھا کہ اس کی بھی سیفٹی ہو کیونکہ میرے بچوں کی سیفٹی کے لیے ضروری تھا. لیکن یہاں پہ فوزیہ نے کلیم کیا کہ یہ پوری سٹوریز جو ہے اس نے جان بوجھ کے بنائی ہے صرف اور صرف عافیہ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس نے تو اپنے بچوں کی پوری کسٹڈی عافیہ کو دی تھی, اور اگر عافیہ میں کوئی برائی ہوتی یا عافیہ خطرناک ہوتی یا عافیہ غلط ہوتی تو کیا کبھی وہ اپنے بچوں کی پوری مکمل کسٹڈی عافیہ کو دے سکتا تھا؟ دس از اے ویری ویلڈ ریزن جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ امجد خان جو ہیں اپنی ایکس وائف کے حوالے سے غلط بیانی کر رہے ہیں. اس کے بعد فوزیہ نے ان کے اوپر 500 ملین روپیز کا ڈیفیمیشن سوٹ بھی کیا تھا کہ وہ ان کی جو عزت ہے اس کو اچھال رہے ہیں اور ان کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں. اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جو عافیہ سے شادی کی وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی, اور یہ تمام چیزیں جو ہے ان کے ایکس ہسبینڈ کی طرف سے سامنے آتی رہیں. اچھا, اس کے بعد ایک ایسی چیز انہوں نے کہی جس سے ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ اس شخص کا جو کردار ہے 2002 میں جہاں پر ایف بی آئی ان سے انویسٹیگیشن کرنے آتی ہے اور اس کے بعد جب ان کے درمیان ڈیورس ہوتی ہے اور ڈیورس کے بعد ان کے جو مختلف انٹرویوز منظر عام پر آتے ہیں وہ تمام باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ عافیہ کو جس بری طرح سے ٹریپ کیا گیا اس میں ان کا ایک بڑا ہی مجھے اور بہت سارے اور لوگوں کے مطابق جو اس پورے کیس کو اسٹڈی کریں ان کا کردار جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ عافیہ کے 3 بچے, 6 سالہ احمد, 4 سالہ مریم اور 6 ماہ کا سلمان تھا جس وقت ان کو 2003 میں اٹھایا جاتا ہے کراچی سے. اس وقت جو 6 سالہ احمد تھا اس کو تو 1 سال کے بعد واپس کیا جاتا ہے. 4 سالہ مریم جو ہے وہ بھی واپس اپنی خالہ کے پاس آ جاتی ہیں, لیکن 6 ماہ کا جو سلمان ہے اس کا کہیں کچھ پتہ نہیں لگتا ہے. 6 ماہ کے سلمان کے بارے میں فوزیہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جس وقت عافیہ کو اٹھایا گیا تھا تو وہاں پر وہ زخمی حالت میں زمین پر پڑا ہوا دیکھا گیا تھا, جس کی وجہ سے یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ شاید زندہ بچہ ہی نہیں تھا. البتہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ کلیم کرتے رہے اور ہمارے پاس اطلاعات پہنچتی رہیں کہ کچھ لوگوں کو اسی ٹائم فریم کے اندر اڈاپٹ کیا گیا تھا کچھ ایسی جگہوں سے جہاں سے کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ یہ بچہ ہو سکتا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ 6 ماہ کا تھا, بہت چھوٹا تھا, اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے تو کیا وہ واقعی سلمان ہے کہ نہیں ہے. البتہ احمد اور مریم کے حوالے سے اب میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بڑی ہی ایک ایسی بات ہے جو جس کو سن کے آپ بھی بہت حیران ہوں گے. ایک مسٹری ہے کیونکہ احمد وہ بچہ ہے جو اس وقت سمجھدار کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں تھا, 6 سال کا تھا. اس نے وہ تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے جب اس کی والدہ کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے کراچی سے, اپنی والدہ کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے اس کے خالہ کے پاس, فوزیہ کے پاس. اور یہ کس کے حکم پہ جناب؟ حامد کرزئی کے حکم پر. یعنی کہ جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو افغانستان میں تھی ہی نہیں تو پھر اس بچے کو افغانستان سے پاکستان بھیجا جاتا ہے, حامد کرزئی کے حکم پر حوالے کیا جاتا ہے. اس کے بعد جب سوال ڈاکٹر فوزیہ سے کیا گیا, جب ان سے مختلف انٹرویوز کیے گئے تو ان سے کہا گیا کہ احمد جو ہے وہ ایک ایسا لنک ہے جو کہ اس وقت اپنی ماں کے ساتھ موجود تھا, جس نے وہ تمام مناظر دیکھے, وہ ان باتوں کو بہت واضح طور پہ بتا سکتا ہے, تو اس کو اب سامنے کیوں نہیں لے کر آتے کہ اب اتنے عرصے سے وہ جو ہے آپ کے ساتھ ہے اور اب کسی حد تک تو اس ٹرامے سے باہر آیا ہوگا. تو اس وقت ڈاکٹر فوزیہ نے بڑی سختی سے لوگوں کو جھڑک دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ احمد جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا اور کوئی اس کو تنگ نہیں کرے گا, نہ کوئی اس سے بات کرے گا, نہ وہ کسی کو کوئی بیان دے گا. جب سوال کیا گیا کہ ایسا کیوں ہے تو ڈاکٹر فوزیہ نے کہا کہ احمد کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کون ہے جس نے احمد کو بولنے سے منع کیا ہوا ہے یا جس نے احمد کو اجازت نہیں دی؟ تو ایک اشارہ دیا فوزیہ نے, ڈاکٹر فوزیہ نے, اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احمد کو ہمارے حوالے کیا ہے. ایک مسٹری ہے جو ابھی بھی سولو ہونی باقی ہے. ویڈیو چونکہ بہت لمبی ہو گئی ہے, کچھ باتیں ہیں جو ان کے انکل نے بتائیں. ان کی ایک آخری ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر فوزیہ سے ان دنوں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر فوزیہ بگرام میں ہے, تو انکل کے ساتھ, ان کے چچا کے ساتھ ان کی ملاقات کیسے ہو جاتی ہے, اس ملاقات میں کیا ہوتا ہے, ایسے کون سی راز کی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے انکل کو بتائی تھی, یہ سب کچھ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کیونکہ اور بھی بہت سی معلومات ہیں, کچھ ایکسکلوزیو انفارمیشن ہے, کچھ ڈاکٹر فوزیہ کے حوالے سے, کچھ ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے, اور کچھ اس وقت کی جو لیٹسٹ سچویشن ہے ان کی اور کہاں تک یہ کیس پہنچے اس حوالے سے. اس کے لیے آپ اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.